Good evening, everyone. My name is Dr. Kanupriya Grewal. I'll be teaching you today the Registration Act, the basic law abhi ke liye. But before starting with the course or the subject, I just want to let you know that we as a Divine team will provide you and cover the syllabus within a month for sure. Likewise, you have several subjects. I have a list with myself. There are subjects like IPC, CRPC, CPC, evidence, constitution, registration, TPA, limitation, which is common for every law student. Then there are additional subjects also. Likewise, आपका financial code है, आपका कश्मीर सर्विस रेगुलेशन है, JNK हाई कोर्ट रूल्स हैं, राइट टू प्रायर परचेज एक्ट है, हाउसेज एंड शॉप्स रेंट कंट्रोल एक्ट है और जीके। हम ये सारा कुछ ही आपको विद इन अ मंथ खत्म कराएंगे, जिसमें ये सारी चीजें भी आपको कवर कराई जाएंगी। सो रेस्ट अश्योर्ड कि ये चीज भी आपके लिए यहाँ पे रहेगी। थोड़ा सा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो थोड़ा रैपिडली रहेगा सारी चीज, रैपिडली इन द सेंस कि हम उसको बेसिक के साथ साथ एडवांस्ड भी रखेंगे। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके लॉ के अंदर, जो चेंजेस हैं या जो कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे कि वहां पे क्या क्या चेंजेस आएंगे या क्या चेंजेस आ सकते हैं। प्लस कहाँ कहाँ पे एक्सपेक्टेड चीजें हैं कि यहाँ पे आपके चेंज क्यों आ रहा है, व्हाट इज द नीड ऑफ द चेंज और द अमेंडमेंट, वो चीज भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है। और दूसरी चीज, बाय चांस कहीं आप लोग हैं बिजी हैं, कहीं पे कोई नेटवर्क इशू आ रहा है और आप लोग ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं लगा सकते, तो फिर हम आपके पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी। आप उन रिकॉर्डिंग्स को भी चेक कर सकते हैं। उन रिकॉर्डिंग्स में भी आपको एज इट इज सेम चीजें ही मिलेंगी और आप उसको चेक करके बाद में हमसे डाउट्स भी ले सकते हैं। उसके अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं आप लोग मैसेज कर सकते हैं कंसर्न टीम फैकल्टी की। डिवाइन फैकल्टी जो है, टीम जो है, वो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर ही रहे हैं। यू हैव द नंबर्स, आप वहां पे भी डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर वी कैन गेट एड्रेस्ड इन दी क्लासेस। जब भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, उस दौरान भी आपको कोई डाउट आता है तो आप वो चीज भी हमसे पूछ सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड इशू है या कोई आपको समझ नहीं आया कंसेप्ट, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन टाइप इट इन द बॉक्स और उसमें आप ये पूछ सकते हो कि मैम ये चीज समझ नहीं आई या ऐसा कुछ रह गया है। राइट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि हम क्या क्या चीजें कैसे कैसे पे स्टार्ट करा रहे हैं। अभी पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद आकांक्षा मैम आपके दूसरे सब्जेक्ट लेंगे। राइट। तो अभी के लिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन की इंट्रोडक्शन भी दूंगी, रजिस्ट्रेशन को हम स्टार्ट भी करेंगे। आपको कुछ क्वेरीज हैं, आपको कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग की कोर्स में कोई दिक्कत है। आपको एज वी सेड वी हैव प्रॉमिस्ड कि विद इन 1 मंथ आपका ये सारा सिलेबस जो है, जो हमारे पास है, उसको हम कवर करा देंगे आपका। राइट। वो आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए। प्लस आपके पास रिकॉर्डिंग्स की फैसिलिटी तो है ही है, तो आप उससे आराम से मैनेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप पहले वो पूछिए, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन शुरू कराऊंगी आपके साथ। बताइए। और वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ एनी अदर इशू दैट यू आर फेसिंग, टेक्निकल कोई चीज है जो नहीं समझ में आ रही है? नो एनी अदर प्रॉब्लम? ठीक है। उत्सव, यू वर राइटिंग समथिंग? ठीक है बच्चों। सो टुडे वी विल स्टार्ट अप विद द रजिस्ट्रेशन। पहले अब ये समझो आप, रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से एरियाज को हम कवर करेंगे, कौन से एरियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन आपका कवर हो। जैसे अगर मैं बात करूं सेक्शन 17, सेक्शन 18, दो ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है कि किन किन चीजों की रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन क्यों होती है, रजिस्ट्रेशन का बेसिक पर्पस क्या है, हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 वाले को पढ़ते ही क्यों है, क्या इससे पहले भी कोई रजिस्ट्रेशन लॉ था। अब आप सबसे पहले एक चीज समझो, आपका ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये 1908 का एक्ट है। राइट। ये जब 1908 का एक्ट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले का एक्ट है। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले का एक्ट है
तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, क्या हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोविजंस ला सकते हैं कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस एक्ट इज एप्लीकेबल, एंड इवन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस एक्ट इज स्टिल एप्लीकेबल। कौन से आर्टिकल से ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है अभी भी? आपका आईपीसी हो गया, आपका सीपीसी हो गया, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, आपका ये रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, आपका टीपीए हो गया। ये जितने भी लॉज आपके सिलेबस में हैं ये ऑलमोस्ट वो लॉज हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले के लॉज हैं। एम आई राइट? अब इसके लिए एक आर्टिकल आपने लिखना है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 372। जो ये आर्टिकल 372 है इसका बेसिक पर्पस क्या है? आर्टिकल 372 कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले इन फोर्स में था वो फोर्स रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि वो इन सिंक है, इन सिंक्रोनाइजेशन है आपके फंडामेंटल राइट्स के, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के। Once a law which is in sync with the Indian Constitution, that will still prevail as a matter of fact, even if it is before the commencement of the Indian Constitution. और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का लॉ है तो वो प्रिवेल करेगा। कैसे करेगा? आर्टिकल 372 के वर्च्यू से प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो जितने भी पुराने लॉज हैं एक चीज यहां माइंड में बिठा लेना कि वो आपका आर्टिकल 372 है। ठीक, अब जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, क्या हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन मूवेबल प्रॉपर्टी की या इमूवेबल प्रॉपर्टी की कराते हैं? जनरल रूल है, हम बात करते हैं अभी तक इमूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल के लिए भी रजिस्ट्रेशन है। जैसे आप गाड़ियां परचेज करते हो, आप उसकी आरसी नहीं बनवाते हो ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आरसी क्या है कि आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है। उसमें क्या देते हो? जीएसटी देते हो कि स्टैंप ड्यूटी देते हो? तो डिफरेंट तरीके ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी के लिए एक साइड पे रख रही हूँ प्रॉपर्टी, दूसरी साइड पे रख रही हूँ मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, दो है, मूवेबल, इमूवेबल। जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन उसमें आप जीएसटी पे करते हो। आप एसीज खरीदते हो, आप फर्नीचर लेते हो, उसमें आप जीएसटी पे करते हो, है ना? तो जब आप जीएसटी पे कर रहे हो प्लस आप रजिस्टर करा रहे हो कुछ जगहों पे, आई एम नॉट सेइंग एसीज परचेज करते हो तो रजिस्ट्रेशन होती है, नो इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन गाड़ी परचेज कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो दो चीजें आई कि मूवेबल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, नहीं भी करा सकते, वो ऑप्शनल रहेगा। दूसरी चीज, उसके साथ आप जीएसटी को गवर्न करते हो। लेकिन जब मुझे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज करना है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ऊपर की है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब मैं परचेज करूंगी तो मुझे उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब रजिस्टर कराऊंगी तो उससे पहले और भी तो चीजें देखूंगी। रजिस्टर कराऊंगी तो मैं साथ के साथ ये भी देखूंगी कि मुझे उसके लिए स्टैंप ड्यूटी भी देनी है, क्योंकि स्टैंप एक्ट लगता है आपका। स्टैंप पेपर्स देखे आपने कभी? एनीवन हु इज प्रैक्टिसिंग आल्सो, anyone who's practicing also in the courts, स्टैम्प पेपर्स देखे आपने? स्टैम्प एक्ट सुना है कभी आपने? बताइए। देखिए ना, तो जब आपने स्टैम्प पेपर्स का देखा है तो उसके अंदर वो क्या करते हैं? स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो इसमें होता क्या है। स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हो आप, आज मेरे और आपके बीच में एक सेल डीड बनी। ठीक है, सेल डीड का मतलब अग्रीमेंट टू सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू यू। जब वो सेल डीड बनी तो उसमें मैं क्या करूंगी? देयर इज अ सेल डीड डॉक्यूमेंट बना, प्रॉपर हमने लिखा उसमें दैट ए इज द पार्टी हु इज द सेलर एंड बी इज द पर्सन हु इज टू बाय द प्रॉपर्टी, बी इज द बायर। अब उसमें अग्रीमेंट टू सेल है। जब मैं अग्रीमेंट टू सेल में सारा डिटेल एक फॉर्मेट में बना लूंगी तो उसके रिगार्डिंग मुझे अप्लाई भी तो करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास जाके कि जी इस प्रॉपर्टी को मुझे रजिस्टर कराना है, तो आप इसके लिए मुझे जो है रजिस्ट्रार को अप्लाई करूंगी मैं। जब मैं उन चीजों के रिगार्डिंग अप्लाई करूंगी तो उस प्रोसेस को हम रजिस्ट्रेशन के अंदर कवर करते हैं। सो द प्रोसेस फ्रॉम द सेल डीड टिल registration is the process which is governed by the registration act.
कि क्यों रजिस्टर कराना है, रजिस्ट्रार के पास जाना है, सब रजिस्ट्रार के पास जाना है, कौन से एरिया में रजिस्टर कराना है, ये सारी चीजें कहाँ प्रोवाइडेड है, ये सारी की सारी चीजें आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग टीपीए भी गवर्न करते हैं, क्योंकि टीपीए भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है। टीपीए एक सप्लीमेंटल लॉ है आपका, सप्लीमेंटल मींस एक एडिशनल लॉ है जो आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ हमेशा चलेगा। तो टीपीए सिर्फ और सिर्फ क्या इमूवेबल की बात करता है? नहीं, टीपीए के साथ मूवेबल इमूवेबल दोनों चलती है। दो प्रॉपर्टीज है ना, मूवेबल भी है इमूवेबल भी है, दोनों प्रॉपर्टीज टीपीए गवर्न करता है। बट मेजरली टीपीए इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्न करता है, ये ध्यान रखना, मेजरली। तो टीपीए में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके साथ मैं रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ूंगी, प्लस मैं स्टैंप एक्ट पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे स्टैंप ड्यूटी देनी है। स्टैंप ड्यूटी के लिए मुझे कितना टाइम पीरियड मिलेगा ये हम फर्दर आगे पढ़ेंगे जब जब हम ये एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट था आपका रजिस्ट्रेशन का कि जी रजिस्ट्रेशन में एक प्रॉपर्टी मूवेबल है, दूसरी प्रॉपर्टी इमूवेबल है। जो पहली इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मैं टीपीए के साथ पढ़ूंगी, प्लस मैं स्टैंप एक्ट के साथ स्टैंप ड्यूटी लगाऊंगी। रही बात मूवेबल प्रॉपर्टी की, उसके लिए मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ूंगी, सोगा जिसे कहते हैं वो पढ़ूंगी, प्लस साथ में मैं जीएसटी पे करूंगी। ये मूवेबल का रूल है। तो अब इसके अंदर हमने बात करा रजिस्ट्रेशन में कि जी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी तो डिस्क्राइब हो गई, रजिस्ट्रेशन एक्ट डिफाइन नहीं कर रहा। रजिस्ट्रेशन एक्ट सिंपल कहता है ये मूवेबल ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। स्टैंडिंग क्रॉप्स, ग्रोइंग ग्रास, ये सब क्या है? ये आपकी इमूवेबल हो सकती हैं। और क्या आपके जो ट्रीज होते हैं ये क्या है? इमूवेबल है, लेकिन इनका अग्रीमेंट हो गया कि हमने इसको सिवियर करना है फ्रॉम दी अर्थ, तो वो क्या बन जाएंगी? मूवेबल बन जाएंगी। इन द सेम वे योर वॉल्स आर इमूवेबल। तो इन सारी चीजों के रिगार्डिंग घर हो गया, लीजेस हो गई, हो गई, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से राइट्स अराइज हो रहे हैं, उन सब के रिगार्डिंग आपका टीपीए और आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट गवर्न करता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन एक्ट के ओवरव्यू में? any problem? नो? ठीक है, अब आ जाओ आगे। जब हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ना है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर सबसे पहले हम जो क्या शुरू करेंगे, सेक्शन 17, सेक्शन 18। सेक्शन 17 बात करता है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर हम लोग जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंपल्शन में लेके जाएंगे। मींस द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स एंड सच प्रॉपर्टीज व्हिच हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 आर कंपल्सरीली टू बी रजिस्टर्ड। अब उसके अंदर आपको क्या चेक करना है? पहली चीज जो चेक करनी है, पहला एक फॉर्मूला याद रखना, क्राडल, CRADLE, क्राडल। क्राडल का क्या मतलब है? राइट इट इन द कैपिटल, क्राडल। आई विल ऑल्सो राइट इट फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। ठीक है, दैट्स अ क्राडल। क्राडल में ये ध्यान रखना, CR इज क्रिएशन, क्रिएट करना, A इज असाइन करना, असाइनमेंट, D इज डिक्लेयर, L इज लिमिटिंग द राइट, लिमिट करना, कम करना राइट को, E इज एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश करना राइट को। ठीक है, आई होप यू पीपल आर हैविंग विद योरसेल्फ। आर यू पीपल आर कैरिंग द बैरक्स? बच्चे बैरक्स हैं आप लोगों के पास? मैं अभी इसीलिए पूछ रही हूँ, रोहित, उत्सव एंड पूजा, आप लोगों के पास क्या आपके बैरक्स हैं? ठीक है ना? अब देखो मैं आपको उसी में से मार्क करवा रही हूँ। ठीक है, बैरक में से जस्ट चेक दिस आउट। सेक्शन 17 निकालो एक बार। निकाला सेक्शन 17? अब उसके अंदर जब हम सेक्शन 17 की बात कर रहे हैं, ध्यान से उसमें देखो, क्लॉज बी में 17 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में, आई विल शो यू हियर, इट्स
इफ विजिबल लिख रहा है यहाँ पे, सी क्रिएट है, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश। ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये क्रैडल बनता है, क्रैडल। CR is create, right? CR is create. D is, A is assignment, D is declare, L is limit, E is extinguishment. ठीक, क्रैडल का वर्ड लिख लिया आगे आगे। CR is creation, A is assignment, D is declaration, L is limitation means limiting, E is extinguishment। मीनिंग लिखने के बाद अब समझो इसका क्या है, क्योंकि जब जब क्रैडल होगा ना, ये ध्यान रखना, whenever there is a word cradle that has been used, it means कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज हुआ है और वो प्रॉपर्टी वर्थ ₹100 एंड अपवर्ड्स है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब उसको समझो, जब मैं क्रैडल में CR की बात कर रही हूं कि राइट क्रिएट हो रहा है, अब एग्जाम्पल्स ना आप लोग लिख लेना, मैं स्लो चलूंगी। ए अपनी प्रॉपर्टी बी को बेचना चाहता है। ए है सेलर, बी है बायर। ठीक है जी। अब क्या ए जो है अपना राइट क्रिएट कर रहा है बी के फेवर में, बिकॉज उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी के नाम करा दी है, करा दी, चाहे वो सेल से कराई हो, उसने पैसे लिए हो, चाहे उसने गिफ्ट दिया है, चाहे उसने ट्रांसफर करी है, कुछ तो किया है उसने कि उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी के नाम करा दी। क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ए टू बी होगा कि नहीं होगा? ये सुनो, क्रिएशन है ना, सो इफ देयर इज अ क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम ए टू बी, क्रिएट हो गया, राइट। अब इसके साथ साथ सुनो, असाइनमेंट क्या होती है। असाइनमेंट में क्या हुआ, आप लोगों को मैंने कुछ राइट्स अपने असाइन कर दिए, दे दिए कि टेम्पररी आप इन इन चीजों को आप देखोगे, ये मेरा टास्क जो है अब मैं अभी नहीं कर सकती। असाइनमेंट ऑफ राइट्स है। कई बार क्या होता है, आप लोग बाहर जा रहे होते हो, मे बी फॉर 6 months, मे बी फॉर ईयर, मे बी फॉर 2 years। जब आप वहां पे जाओगे तो आपको क्या चेक करना है, ठीक है, वहां पे आप ये देखोगे कि जी क्या ऐसे केसेस के अंदर मैं अपने राइट्स आपको टेम्पररी ये देके जा रही हूं कि जी जो भी पोजीशन डिसीजन लेना होगा वो आप लोग ले सकते हो, वैसे ही लोगे जैसे आप मैं लेती अगर मैं यहां पे होती। मैंने अपने राइट्स आपको असाइन कर दिए, दे दिए कि अगर तुम्हें मेरे बिहाफ पे कोई सूट भी डालना पड़े तो वो सूट भी डल सकता है। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने अपने राइट्स आप लोगों को असाइन कर दिए, चाहे वो टेम्पररी राइट्स ही। इज दैट क्लियर? इवन द राइट्स कैन बी साइंड टेम्पररली। असाइनमेंट में हो सकता है मैंने सक्सेशन के रूप में कर दिया, जैसे मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, अब मेरी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी मेरे एलआरस पे जाएगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे जाएगी, वो ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आएगी ना प्रॉपर्टी, मेरे पास से मेरे नीचे डिसेंडेंट्स को जाएगी। जब वो जाएगी तो मेरे राइट्स ऑटोमेटिकली साइन हो गए उनके पास, अब वो मेरे एलआरस के रूप में सारे वो फंक्शंस करेंगे जो फंक्शन मुझे करने चाहिए थे, राइट। तो असाइनमेंट है, सक्सेशन के थ्रू आया, असाइनमेंट हो गया। ये 2 वर्ड सिखाए अभी, क्रिएशन, असाइनमेंट। अब आ जाओ आपका डेक्लरेशन के ऊपर। डेक्लरेशन के लिए बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम आपकी कोपार्सनरी की। कोपार्सनरी को पहले समझो होता क्या है। हम लोग जब भी एक फैमिली में बर्थ होता है किसी बच्चे का, स्पेसिफिकली अ बॉय, अब तो खैर गर्ल चाइल्ड भी, अगर ऐसा कुछ होता है, क्या वो आपके को पार्टनर कहलाते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है? द आंसर इज यस। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो भी पर्सन है जिसका भी बर्थ हुआ है, वो उस प्रॉपर्टी में जो है वो आपका हिस्सेदार कहलाता है, जॉइंट ऑनर कहलाता है। अब ये एक प्रॉपर्टी है, सपोज इसमें हम 4 जने, हम 4 क्या हैं, जॉइंट ऑनर हैं प्रॉपर्टी के। अब हम चारों में से एक को डिक्लेयर कराना है कि जी मेरा हिस्सा अलग कर दो, बस। हैं तो ऑनर्स ना हम सब, क्या मैं ऑनरशिप डिक्लेयर कराना चाहती हूँ, दैट प्लीज डिक्लेयर मी आई एम द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी? नो,
आई एम ऑलरेडी ऑनर ऑफ दिस एन ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सो आई डू नॉट वांट कि जी आप ऑनर, बट मैं क्या डिक्लेयर कराना चाहती हूँ, प्लीज डिक्लेयर माई राइट दैट वेयर इज माई शेयर, मेरा शेयर स्पेसिफाई कर दो, मेरे को डिक्लेयर कर दो दैट दिस इज द शेयर ऑफ योर्स। ठीक, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। जब भी हम डिक्लेरेशन में जाएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन में जाएंगे, अबव 100 रुपीज जाएंगे, उसकी भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सपोज करो ये एक जो रूम है, इस रूम के अंदर जो है हम 4 जने हैं, 4 जनों में बाइफरकेट होना है। अब आप ये तो कह देते हो मैम चारों का हिस्सा है 1/4 1/4, लेकिन किसका हिस्सा किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मुझे नॉर्थ साइड मिलेगा, साउथ साइड मिलेगा, मिलेगा कहाँ पे हिस्सा? उसको तो डिक्लेयर कराना पड़ेगा ना। उसकी डिक्लेरेशन के लिए मैं कहां जाऊंगी? देन आई हैव टू सी, go to the court that please declare that this north side area is my area, even though we are the joint owners of this whole property. This is declaration. Is this also clear? है ना? ठीक है, अब बच्चे आ जाओ लिमिट के ऊपर। टीपीए में कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, वो कंसेप्ट होता है लाइफ एस्टेट का कंसेप्ट। ठीक है, लाइफ एस्टेट के कंसेप्ट में क्या चलता है उसको ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, एक ए पर्सन ने प्रॉपर्टी जो है बी को देनी है मैंने, लेकिन मैंने उसको ऑनर नहीं बनाना। मैंने सिर्फ इतना बोला कि उसने मेरी बड़ी सेवा की, बहुत ज्यादा सेवा की, तो मैं ये चाहती हूं कि जब तक वो जिंदा रहे वो इस प्रॉपर्टी में पोजेसरी राइट्स, पोजेशन के राइट्स को एंजॉय कर सके, सिर्फ पोजेशन के राइट्स को। तो जब मैंने पोजेसरी राइट्स उसको दिए, तो इसका क्या मतलब है? दैट आई हैव गिवन दैट पर्सन द पोजेसरी टाइटल, अ लिमिटेड टाइटल। क्या मैंने ऑनर बना दिया उसको? नो no. क्या दिया कि टिल द टाइम यू आर अलाइव यू विल एंजॉय टू रिमेन इन द प्रॉपर्टी, दैट इज द पोजेसरी टाइटल। तो इस पोजेसरी टाइटल के अंदर मैंने उस पर्सन के राइट को लिमिटेड राइट देके भी डिक्लेयर कर दिया। ये होता है लाइफ एस्टेट, लाइफ एस्टेट देना। तो अगर ऐसा कुछ है, मैं लिमिट कर रही हूँ राइट्स को, ठीक है, तो उस केसेस में भी अगर आप चाहो कुछ जगहों पे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है कि भाई पोजेसरी टाइटल तो है। ठीक, अब उस पोजेसरी टाइटल के रिगार्डिंग अगर कुछ भी लिमिट राइट है तो वहां पे मैं आपका राइट रजिस्टर कराऊंगी। नेक्स्ट आता है एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट में हम वेवर भी बोलते हैं, सरेंडर डीड भी बोलते हैं, इसको रिलीज डीड भी बोलते हैं, कोई भी हो सकता है। सरेंडर डीड, वेवर डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड, तीनों का मीनिंग सेम है। होता क्या है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, सेटअप्स भी देखे होंगे, द गर्ल्स वर नेवर एवर गिवन दीज राइट्स टू बी इन दी प्रॉपर्टी, है ना। दे वर जस्ट हैव द राइट्स कि जी आपकी जो है वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हमने निभानी है कि शादी जब तक नहीं हुई है उसका खर्चा, उसके बाद लड़की का प्रॉपर्टी पे कोई हिस्सा नहीं है। बट कुछ जगहों पे लड़कियों को हमने प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रखा था। अब हुआ क्या, व्हेन दे गॉट मैरिड दे आर हैप्पीली सेटल्ड, दे डू नॉट रिक्वायर द प्रॉपर्टी। अब वो चाहते हैं कि नहीं जी ये जो प्रॉपर्टी है ना मेरे भाई के पास ही चली जाए, मुझे तो नीड ही नहीं है, आई एम हैप्पीली सेटल्ड एंड आई डू नॉट रिक्वायर मनी, माई ब्रदर मे बी रिक्वायर्स इट। ठीक है, वो क्या करेंगी, वो जाएंगी और कहेंगी कि जी हम अपना जो हिस्सा है जो हमारे नाम पे है वो भी अपने भाई के नाम पे करना चाहते हैं। तो क्या वो अपना राइट रिलिंक्विश कर रही हैं और भाई को दे रही हैं? द आंसर इज यस। तो अपने राइट को जब वो रिलिंक्विश करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इज वर्थ और अबव ₹100 एंड दैट टू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, that requires registration because my right is getting extinguished and my brother's right is getting created. So if I am creating right in his favor, extinguishing right in my favor, which means what? This is where registration is required. तो जब भी आपकी relinquishment deed होगी, surrender deed या आपका waiver deed, तीनों का सेम मीनिंग है, इनमें से जो भी कोई एक भी चीज आप कर रहे हो उसके लिए भी आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। क्रैडल समझ में आया? पूजा, यू आर नॉट रिप्लाइंग, यू आर नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग। आपको समझ में आ रहा है? इवन इफ यू डू नॉट वांट टू स्पीक यू कैन राइट यस और नो सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब आ जाओ आगे। अब जो मैंने क्रैडल डेफिनेशन समझाई, अब हम सेक्शन 17 को देखेंगे। सेक्शन 17 के लिए
आपको सब सेक्शन 1 को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इसी के ऊपर मेंस में और आपके बीटी के अंदर जो है वो बेसिक क्वेश्चंस इसमें से ओरिजिनेट होते हैं। तो जितनी भी एग्जांपल्स मैं दूं, कोशिश करना उसको जॉट डाउन करने की, लिख लेना उसको कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आ जाओ आपका डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, लिखा है 17 की डेफिनेशन में। 17 की ये जो मार्जिनल हेडिंग है, इसके अंदर आपका लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच द रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। इन डॉक्यूमेंट्स में अब आपको करना क्या है, देखो पहली चीज, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रजिस्टर्ड, ठीक है। अब जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट शैल बी रजिस्टर्ड इफ द प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट इज सिचुएट इन अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब वो ऐसी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है जहां पे ये लॉ लग रहा है, या इससे पुराने वाले लॉ, देखो कितने सारे लॉज हैं, 1864, 1866, 1871, 1877 और अब 1908। तो हमारे पास 5 टोटल एनैक्टमेंट्स आ गई। क्या हमें सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 के पहले पार्ट में से पता ये चला कि वी हैव 5 टोटल एनैक्टमेंट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। नंबर 1 1864, then 1866, then is 1871, then 1877 and the last is your 1908। तो पहला पीटी का क्वेश्चन तैयार हुआ कि हमारी कितनी एनैक्टमेंट्स है, ये कौन सी एनैक्टमेंट है, 5th नंबर वाली, 4th नंबर वाली, इट्स अ 5th नंबर ऑफ एनैक्टमेंट विच इज 1908। उससे पहले कितनी आ चुकी हैं, 4। वो 4 कौन कौन सी हैं जो अभी यहाँ पे मेंशन की गई। जहां पे भी आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो लग रहा है, तो उस केसेस में आपकी कुछ जगहों पे हमने डॉक्यूमेंट्स को, रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बनाया। जब हमने उन डॉक्यूमेंट्स को कंपलसरी बनाया है, तो उन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग अब हम पढ़ेंगे नंबर 1, नंबर 2, ऐसे क्लॉजेज हैं ए बी सी, ये सब सबसेक्शन 1 के क्लॉजेज हैं। अब आ जाओ ए के ऊपर। ए कहता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई और गिफ्ट आ गया। अब इसको लिखो सबसे पहले, रीड विद सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कहाँ पे पढ़ना है, एंड सेक्शन 127, 128 एंड 29 टीपीए, मतलब जो गिफ्ट का चैप्टर है टीपीए का, उसको भी हम इसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो 129 आप 129 टीपीए, सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों ने विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, है ना। एक गिफ्ट जो बिना कंसिडरेशन के है वो वैलिड माना जाता है। क्यों? गिफ्ट हमेशा आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन रहता है, तो क्या उसमें कंसिडरेशन की जरूरत है? इफ आई वांट टू गिफ्ट माय प्रॉपर्टी टू समवन वेरी नियर टू मी, वेरी डियर टू मी ऑल्सो, मैं गिफ्ट कर सकती हूँ। क्या मुझे रोक सकते हो आप लोग? नहीं। तो जो मैंने गिफ्ट डीड बनाई, इंस्ट्रूमेंट मतलब जो डॉक्यूमेंट बनाया, डीड बनाई, उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बनाई, क्या उसकी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, चाहे उसकी वैल्यू 100 रुपए है, चाहे उसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है? द आंसर इज यस। यहाँ पे बच्चे इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू है, ये ध्यान रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। गिफ्ट एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, चाहे वो गिफ्ट 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है, 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिफ्ट गिफ्ट होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए। अगर ये 2 इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड हैं, तो वो आपका हमेशा ही आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। दैट इज द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड। इज दिस क्लियर? Just a second. हाँ जी, ठीक है। तो गिफ्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू मस्ट बी रजिस्टर्ड, ठीक। पहली चीज समझ में आ गई। अब इसके लिए गिफ्ट डीड बनती है। गिफ्ट डीड में मैं जाऊंगी गिफ्ट डीड लेके कि जी मुझे ए पर्सन को गिफ्ट जो है वो करनी है प्रॉपर्टी। जब मैं वहां जाऊंगी, गिफ्ट करूंगी उस प्रॉपर्टी में, तो मैं उसका नाम लिखूंगी, मेंशन करूंगी सारी डिटेल्स 1 2 3 4 कि ये डिटेल्स हैं जी, ये प्रॉपर्टी जो है मुझे उस पर्सन को गिफ्ट करनी है। जब मैं ये सब करूंगी तो वहां पे वो गिफ्ट कहलाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है।
क्लॉज ए इज वेरी सिंपल. अगर वो आपसे पूछते हैं कि वेदर द गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ ₹50 इज रिक्वायर्ड compulsory registration or does require compulsory registration, the answer is yes. Why? Because nowhere it has been mentioned that the property of must be of ₹100 or upwards even for a gift. Done? Clear? ठीक. अब आ जाओ बी. बी और सी में देखो क्या फर्क है. बी में एक वर्ड है अदर नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट और नीचे लिखा है सी में नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ व्हाट आर दीस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके बिना विल के बनाए जाते हैं, बिना वसीहत के बनाए जाते हैं. उनको हम नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं. जो मैंने वसीहत से बनाया वो टेस्टामेंट्री हो जाएगा. जो बिना वसीहत के, बिना विल के बनाया वो नॉन टेस्टामेंट्री हो जाएगा. ठीक. अब पहले आ जाओ अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स. जो परपट कर रहे हैं, मींस दे आर ट्राइंग या ऑपरेट कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, लागू हो रहे हैं किस चीज पे? क्रैडल करने के लिए. क्रैडल मींस या तो क्रिएट कर रहा है, या डिक्लेयर कर रहा है, या साइन कर रहा है, लिमिट कर, एक्सटिंग्विश कर रहा है. चाहे वो प्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो फ्यूचर में कर रहा है. प्रेजेंट कैसे? इमीडिएटली कि जी आज ही पड़े हैं मेरे पास पैसे, ये पकड़ो पैसे, ये मेरे नाम के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये वाले आप मेरे को प्रोवाइड करो. इमीडिएट हो रहा है सब कुछ. या इन फ्यूचर है कि जी आप ऐसा करो, आज तो हम अग्रीमेंट कर लेते हैं, अर्नेस्ट मनी ब्याना जो है वो आप 1 महीने के बाद दे देना और फिर आप रजिस्ट्री करवा लेना. वो इन इंस्टॉलमेंट्स है, मींस धीरे धीरे स्टेज वाइज चल रहे हैं हम. तो उन केसेस में हम क्या कर रहे हैं? उन केसेस में हम इन फ्यूचर देखेंगे. अभी प्रेजेंट भी हो सकता है, वेस्टेड भी हो सकता है, कंटीजेंट भी हो सकता है. कंटीजेंट अभी समझाया, लाइफ एस्टेट. वो कब तक रहेगी प्रॉपर्टी में मेरी? जब तक वो जिंदा है, पोजेशन में रह सकती है. क्या ऑनर बन गई थी? ना, ऑनर तो नहीं बनी. वेस्टेड इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट है कि फाइनल इंटरेस्ट तुम्हें दे दिया, सारा इंटरेस्ट मेरा जितना भी था दैट इज वेस्टेड इन यू. अब कंटीजेंट देखो. कंटीजेंट मींस कंडीशनल है कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें ये वाले राइट्स मिल जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे तुम्हारे राइट्स. तो अगर वो कंटीजेंट इंटरेस्ट है तो क्या मैं उसको भी ट्रांसफर करा सकती हूँ? बिल्कुल करा सकती हूँ. आपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्जाम्पल्स पढ़ी होंगी दैट इफ यू मैरी सी आई विल पे यू दिस मच अमाउंट. Right? This is just an example I'm giving you. Contingent का मतलब it is dependent upon the happening or the non-happening of the event. तो ये आपके contingent बनते हैं, conditional बनते हैं. क्या आपने contingent contracts पढ़े हैं? बताइए, क्या आप लोगों ने contingent contracts पढ़े हैं? है ना? तो बच्चे वो क्या होते हैं बताओ जरा मुझे. What are those contingent contracts? कंडीशन बेस्ड ऑफ कोर्स. तो क्या वो एक हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं ना? तो यहाँ पे भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ही रहेंगे कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग एंड द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स. तो कंडीशन बेस्ड होता है. तो मैं आपको वेस्टेड भी दे सकती हूँ, मैं आपको कंटीजेंट इंटरेस्ट भी दे सकती हूँ, ये तो मेरी इच्छा है. प्लस उसके साथ साथ जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है लिखा ना क्लॉज मी में, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज ₹100 और एंड अपवर्ड्स टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का या इमूवेबल प्रॉपर्टी में, का और में, टू एंड इन. इसमें आपका राइट क्रिएट हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, असाइन हो रहा है, या लिमिट या एक्सटिंग्विश हो रहा है. कोई भी राइट, कोई भी टाइटल, कोई भी इंटरेस्ट कैसा? पूरा परमानेंट या कंडीशनल इंटरेस्ट. अगर कोई भी ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपके राइट को क्रिएट, एक्सटिंग्विश, लिमिट कर रहा है, जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹100 से ऊपर की है, उसकी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. अभी एग्जांपल दी थी सेल डीड, है ना? सेल डीड की एग्जांपल में क्या आया था कि मैंने एक प्रॉपर्टी सेल करनी है, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो ₹20,000 है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है. तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है एज पर क्लॉज बी? सिर्फ इतना से समझो. इफ देयर इज अ प्रॉपर्टी विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट नीड्स टू बी सोल्ड आउट, प्लस इट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन ₹100, तो उस 3 चीजों के अंदर, बिकॉज वो नॉन टेस्टामेंट्री है, तो मेरे कहीं ना कहीं राइट्स क्रिएट होंगे या कहीं ना कहीं पे राइट्स डिक्लेयर होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी आपको कराना रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बन जाएगा. क्लॉज बी समझ में आया? एनी सेल डीड
आपने देखा, आप घर खरीद रहे हो, आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो, आप मॉर्टगेज कर रहे हो, रहन कर रहे हो प्रॉपर्टी को, तो मॉर्टगेज डीड भी रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। सेक्शन 58 टीपीए कहता है, एक दो को छोड़ के वो हम आगे पढ़ेंगे कब। ये समझ में आया कि क्लॉज बी में अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ऊपर है। सी अलग चीज बता रहा है, सी अभी मैं पढ़ाऊंगी तो वो क्या कह रहा है, सी अलग कहता है, लेकिन बी क्या कह रहा है कि जी अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्लियर। वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होते हैं बच्चे जिसमें मैंने आपका राइट आज से दे दिया, दैट रोहित हैज बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और अब से आप ही इसके मालिक कहलाओगे, मैंने रजिस्ट्री करा दी, परमानेंट आपको दे दिया। कंडीशनल क्या है कि रोहित जब तुम ये कंडीशंस फुलफिल करोगे उसके बाद तुम यहाँ के ऑनर बन जाओगे। तो यहाँ पे मैंने इफ्स एंड बट्स लगा दिए ना, तो जहां इफ्स एंड बट्स आ गए वो कंडीशनल बन गया, जहां पे इफ्स एंड बट्स नहीं है वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया। समझ में आया? अब आ जाओ सी के ऊपर। बी बहुत आसान है, बी में तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी कुछ भी चीजें होनी है वो सब यहीं पे आ जाएगा। सी थोड़ा सा टेक्निकल है, सी को समझने के लिए थोड़ी सी प्रूडेंस लगानी पड़ती है। आपके रेंट अग्रीमेंट्स बनते हैं, आपके बहुत सारे लोकल लॉज हैं, रेंट एक्ट्स हैं, उसमें भी है। अब जब भी आप लोग किसी भी पीजी में जाते हो, किसी रेंट पे जाते हो, तो आपको कहते हैं जी 11 महीने का अग्रीमेंट करेंगे, 11 मंथ्स का। वाई 11 मंथ्स? बिकॉज इट इज लेस देन 1 ईयर। तो आपको उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ एक अग्रीमेंट बनता है, टेनेंसी अग्रीमेंट, है ना। उस टेनेंसी एग्रीमेंट के बेसिस पे आपको वहां पे वो लिख देंगे दैट यू आर द लैंडलॉर्ड, ही और शी इज द टेनेंट नाउ, एंड दे विल रिमेन फॉर 11 मंथ्स। ये सारी चीजें हमने प्रोवाइड की, ये फैसिलिटीज हैं, इतना रेंट हमारा अग्रीड हुआ, ये हमने लिख दिया, ये तो रेंट डीड है। ये 11 महीने की है तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। लेकिन मुझे जी घर चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 4 साल के लिए। जब मुझे वो घर चाहिए 4 साल के लिए, क्योंकि वो 1 साल से तो ऊपर का टाइम पीरियड है, 11 मंथ से ज्यादा का टाइम पीरियड है, तो वो कहता है कि है तो वो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री मीन्स वसीयत में थोड़ा ना लिखा है कि हाँ जी आप इसको प्रॉपर्टी को रेंट पे ही दोगे और 4 साल के लिए दोगे और दूंगी भी इसको, नहीं। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका 1 साल से ज्यादा कोई राइट क्रिएट कर रहा है या एक्नॉलेज कर रहा है। एक्नॉलेज कैसे कर रहा है कि भाई मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ कि आप मेरे टेनेंट हो, आप मेरे टेनेंट रहोगे 3 साल के लिए, ठीक है। तो जब मैंने ये एक्नॉलेज किया, आपने पेमेंट दी, रिसीट दी, मैंने उसको एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ जी इससे आपका राइट क्रिएट हो गया कि अब हमारे बीच में ये बयाना आ गया। बयाना इन द सेंस रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। सो देर आर टू काइंड ऑफ रेंट डीड्स, one is an unregistered rent deed, another is a registered. When we are talking about the registered rent deed, just a second please. हाँ जी, तो अब एक जो रेंट डीड है जो अनरजिस्टर्ड है, वो क्यों है? क्योंकि 11 महीने की है, उसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए नहीं, लॉ कहता है हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऐसी है जो आपकी रेंट डीड है जिसमें 3 साल के लिए रहना है आपको, तो वो 3 साल के टाइम पीरियड के लिए आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। तो जब आप उसको रजिस्टर कराओगे तो वो आ जाएगा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें आपने एक्नॉलेज किया। किस चीज को एक्नॉलेज किया? दैट हाँ जी आप 3 साल के लिए मेरे टेनेंट रहोगे। तो इस चीज को एक्नॉलेज किया है या कंसिडरेशन दी है। किस चीज के रिगार्डिंग कंसिडरेशन दी है? कंसिडरेशन तो बच्चा आप दे रहे हो ना, एडिशनल अमाउंट दे रहे हो आप रजिस्ट्रेशन का, 2-3 हजार रुपया जो लग रहा है कि जी अब 3 साल के लिए आप मुझे निकाल नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी या मैं कोई ऐसा काम करूं जो कि अगेंस्ट द टेनेंसी अग्रीमेंट है, तो आप मुझे इविक्शन नोटिस दे सकते हो। लेकिन इसके बियॉन्ड आप किसी थर्ड पर्सन को ये नहीं कह सकते कि आजो जी ये मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था और अब आप चले जाओ, ये आएंगे यहाँ पे, ये रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैंने 3 साल का अग्रीमेंट किया आपके साथ कि जी मुझे 3 साल के लिए घर चाहिए। 3 साल का अग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जब भी कोई ऐसी एग्जाम्पल आए कि इफ इट इज अबाउट द रजिस्टर्ड रेंट डीड,
देन वो सी क्लॉज में कवर होगी, जहां पे कोई ऐसी पेमेंट दे रहे हो आप, रिकग्नाइज कर रही हूं मैं आपको कि जिससे आपकी पेमेंट से आपका राइट या तो क्रिएट हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, असाइन हो रहा है, या कोई भी क्रैडल के फॉर्म में जा रहा है। ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात कर रहा है बच्चे। जहां पे रिसीट की बात है, यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। अगर मैं इसको एक नॉर्मल पार्लेंस में, बेयर लैंग्वेज में लेके जाऊं, तो सी क्लॉज देखो क्या कहता है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्नॉलेज द रिसीट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन on account of the creation, declaration, assignment, limitation or extinction of any such right, title or interest. Which right? That right which has either been created or that right which is either in the form of a vested or contingent interest. तो नॉर्मल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लगेगा, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पार्लेंस देखना चाहो तो मूवेबल कर सकते हो। जनरली करना मत, इमूवेबल के लिए इसको लगा के चलना। क्यों बच्चे? क्योंकि जहां पे भी एनी सच राइट, टाइटल और इंटरेस्ट लिख दिया ना, सच वर्ड का मतलब इमीडिएट उसके ऊपर वाले को हमें चेक करना पड़ेगा। उसके अंदर हमने क्या लिखा था, राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज और अपवर्ड्स लिखा है ना, इससे ऊपर वाले में। नीचे वाले में सच राइट लिखा है। सच राइट मीन्स इमीडिएट इससे ऊपर वाले को मुझे चेक करना पड़ेगा। तो दैट राइट which is creating any kind of your right, whether vested or contingent, with by way of acknowledging yourself, कि तेरे राइट को मैंने एक्नॉलेज कर दिया। अगर मैंने उस राइट को एक्नॉलेज कर दिया तो वो भी एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। उस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग मुझे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। समझ में आया? बताइए। तो अनरजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट क्या सी में कवर हो रहा है कि रजिस्टर्ड अग्रीमेंट सी में कवर हो रहा है? एक रेंट अग्रीमेंट 11 महीने का, एक रेंट अग्रीमेंट 3 साल का। 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, 11 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। कौन सा अग्रीमेंट कवर हो रहा है सी में, रजिस्टर्ड वाला कि अनरजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड। वेरी गुड। ठीक, अब आ जाओ आपका डी पे। डी है लीजेस। Do you find any difference between a lease and a mortgage? Is there any difference? Is there any difference between a lease and a mortgage? Feel free to answer yes, no, we do not know. That's fine because we are here to teach you. ठीक है, मैं बताऊंगी आपको सब कुछ, बट जस्ट एक नॉलेज से पूछ रही हूँ आपसे, क्या आपको पता है लीज में और मॉर्टगेज में क्या फर्क होता है? नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सिंपल मीनिंग समझो। मॉर्टगेज ठेके पे देना, लीज रहन करना प्रॉपर्टी। सॉरी सॉरी, रिवर्स। मॉर्टगेज और लीज में जो फर्क है, मॉर्टगेज इज रहन, लीज इज ठेके पे देना। आप एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे देते हो अपनी, कि जी हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं बहुत सारी, तो उन कमर्शियल बिल्डिंग्स को हमने ठेके पे दे रखा है। किस लिए? कि हर इनकम आ जाती, लीज क्रिएट कर रखी है, लीज अग्रीमेंट बना हुआ। सेम है बच्चे रेंट के साथ। रेंट अग्रीमेंट, लीज अग्रीमेंट सिनोनिम। कुछ रेजिडेंट के लिए, बिल्डिंग के लिए वहां पे leases of any property including agriculture property. I am giving you an example of an agriculture property. Agriculture property जब मैं ठेके पे दे रही हूँ जमीन को, ठेके पे क्या कर रहे हैं? You all know that we have two major seasons, Rabi and Kharif season, which you read in geography as well. तो जब हम राबी एंड खरीफ की बात करते हैं, वन इज अ पैडी सीजन, अनदर इज अ वीट सीजन, तो हम क्या करते हैं? हम हर 6 महीने पे उसको इनकम को जनरेट करते हैं। Because we are residing somewhere out, we cannot live in the villages, and that is why we have given the property to our persons concerned, जो वहां पे वो प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं और वहां से वो इनकम जनरेट करके हमें दे रहे हैं। ठेके पे देना लीज है। क्या हर एक लीज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की है उसको रजिस्टर कराना जरूरी है? ना।
लीज सिर्फ उसको रजिस्टर कराना जरूरी है जो आपकी साल से ऊपर है या जिसमें साल का रेंट रिजर्व्ड है। अगर साल से कम का रेंट है, जैसे 6 मंथली रेंट भी होता है कई बार लीजेस में, अगर वो है रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं 11 महीने के रेंट अग्रीमेंट को नहीं कराती जो सी में फॉल कर रहा था, ऐसे डी लीज की बात कर रहा है कि अगर मैंने कोई लीज पे प्रॉपर्टी दी है आपको और वो सिर्फ 11 महीने के लिए दी है, मुझे उसको रजिस्टर नहीं कराना, मुझे सिर्फ लीज डीड बनानी है, एक लिखित रूप में लिख के रखना है बस, लेकिन मुझे उसको रजिस्टर नहीं कराना। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी 11 महीने से ऊपर के लिए दे रही हूं मैं, या जिसकी प्रॉपर्टी की इनकम जो है वो हर साल इनकम आ रही है, 6 महीने में नहीं आ रही है, हर साल इनकम आ रही है, तो मुझे उसके रिगार्डिंग भी आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रजिस्टर कराना जरूरी है। इसको कहते हैं हम ठेके पे देना जमीन। मॉर्टगेज क्या होती है? रहन करना। मेरे को जरूरत थी कुछ पैसों की, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को रहन कर दिया, मॉर्टगेज कर दिया। जब मैंने उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया, तब मैंने आपसे पैसे लिए उस प्रॉपर्टी के कागजात देने के बदले में। मेरी एक डीड बनती है विच इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 58 ऑफ द टीपीए। So it says that you must go in with the this mortgage deed. You must prepare the mortgage deed. Once you prepare the mortgage deed, तो उसमें क्या क्या होता है? Mortgage deed बनी, मैंने पैसे लिए हैं ना, तो आई एम द मॉर्टगेजर, तुमने पैसे दिए हैं तुम मॉर्टगेजी। ठीक। अब हम लोग लिखेंगे जी मैम ने इतने पैसे हमसे लिए, इस दिन पे इन्होंने ये प्रिंसिपल अमाउंट लिया, इसका इतना इंटरेस्ट है। ठीक है। So you will write the principal amount, you will also write the interest amount, and on what time or at what time ma'am will pay back the money, सब लिखोगे। मॉर्टगेज डीड तैयार हो गई, उसको भी रजिस्टर कराना जरूरी है, एक्सेप्ट वन जो हम 59 टीपीए में पढ़ेंगे। ठीक है। तो रजिस्टर कराओगे, लिखोगे बकायदा, मैं मॉर्टगेजर बनूंगी, आप मॉर्टगेजी बनोगे, राइट। ये सब आप देखोगे। हाँ जी, ऑडिबल ना? चलिए, अब जो हमने मॉर्टगेज की बात की, तो एक मॉर्टगेज डीड बनेगी। जब वो मॉर्टगेज डीड बनी, उसमें आपने सब कुछ लिखा, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, व्हेन इट इज टू बी पेड, एंड यू बीइंग द मॉर्टगेजी, आई बीइंग द मॉर्टगेजर, सब लिखो। उसको क्या आपको रजिस्टर कराना है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में बी में आ जाती है, क्लॉज बी में, और उसमें क्योंकि वो वैल्यू 100 रुपीज एंड अपवर्ड्स के रिगार्डिंग है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। उसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है सेक्शन 59 टीपीए, जिसमें डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स की एक मॉर्टगेज आती है, उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है। ये फर्क है इसके अंदर। आपको बी क्लॉज भी समझ में आया? ए, बी, सी एंड डी। सी और डी में फर्क है, डी लीज स्पेसिफिक है, सी आपके रेंट के बारे में बात कर रहा है, जो सिर्फ एक रेंट की एग्जांपल है, बाकी और भी एग्जांपल जिसमें आ सकती है, जहां पे भी मैं राइट को एक्नॉलेज कर जाऊंगी। ठीक है, वहां आ जाएगा वो आपका, राइट। क्लियर? अब आ जाओ ई के ऊपर। जो ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है ई की, ये क्या है? आपके और मेरे बीच में एक सूट था, सिविल मैटर। उस सिविल मैटर में एक कोर्ट का डिसीजन आ गया। जब वो कोर्ट का डिसीजन आया, उसमें आई एम द डिक्री होल्डर, यू आर द जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट जजमेंट आई, और उसमें ये हेल्ड कर दिया गया दैट यस आई एम एंटाइटल टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ योर्स। डिक्री ने हेल्ड किया ना, कोर्ट ने हेल्ड किया कि जी आपकी इस प्रॉपर्टी में अब मैडम जो है वो मालिक बनेंगे, क्योंकि आप केस हार गए। क्या मैं मालिक बन गई उनके डिक्लेरेशन से? नो। मुझे उसके लिए भी तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी ना। तो अगर कोई ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कोर्ट से आया है इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर आया है,
क्या उसकी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? द आंसर इज़ येस। वो कहते हैं उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी है, चाहे वो डिक्री से है, ऑर्डर से है या अवार्ड से। अवार्ड कहाँ आता है? आर्बिट्रेशन एक्ट में अवार्ड्स आते हैं आपके, तो उसके हिसाब से आपको हमेशा ही ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी में जो 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा रख दिया गया है, मुझे उस हिस्से के लिए भी डिक्लेरेशन कराने के लिए जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन डीड करवानी पड़ेगी। इज दिस ऑल्सो क्लियर? ठीक है जी। अब दो चीजें हैं, अब उस दो चीजों के हिसाब से आप समझना। मैंने अभी तक आपको 17(1) टिल ई समझाया। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे कि 17(1) टिल ई में क्या क्या मेन प्रोविजंस आ रहे हैं। ठीक है, पहला, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू requires compulsory registration. Number one. Second, any non-testamentary instrument in which we are creating, declaring, assigning, limiting, and extinguishing any right, that may be future right, that may be present right, that may be vested interest, that may be contingent interest, with reference to immovable property, which is 100 rupees and upwards, requires compulsory registration. This is number two. Third is any other non-testamentary, which means apart from B, जो non-testamentary instruments बच गए जिसमें you are trying to acknowledge some cradle by way of payment or by way of the receipt. If it is so, then also you require compulsory registration. Fourth is if it is about a lease, the lease is year to year, and the lease is which is reserving a yearly rent, that also requires compulsory registration. Fifth, in which by way of a court order, award, or decree, my right has been established with regard to any property which is 100 rupees and upwards. For that also, I must require the registration. This is the compulsory registration 5 parts, 17(1)(k). अब आ जाओ 17(1) का प्रोवाइजो। ठीक, प्रोवाइजो देखो क्या कहता है। प्रोवाइजो सेज जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पब्लिश करेगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि जी इस एरिया पे रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं लगेगा, तो क्या मुझे उसमें रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा? सपोज करो मैंने स्टेट गवर्नमेंट ने आपने जेएनके में ये लगा दिया दैट रजिस्ट्रेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अब अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो रोहित उत्सव को आपस में एक प्रॉपर्टी है जो 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है, उसमें राइट्स असाइन करने हैं। ठीक है, तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा रोहित एंड उत्सव अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट आपके जेएनके में नहीं लग रहा है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमने उसको एग्जम्प्ट कर दिया। जहां पे बच्चे एग्जम्पशन आ गई और जहां पे हमने आपको इम्यून कर दिया दैट रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन अ पर्टिकुलर स्टेट, then registration of those documents which has been mentioned, which we have just discussed, does not require any compulsory registration. Is this also clear? This is what the proviso says. Tell me. Abhi first part of the proviso, second part is yet to be discussed. बताओ जी। Yes, state government can exempt the whole or maybe any part of it. That is the prerogative of the state government, रोहित। वो state government देखेगी कि क्या क्या exempt करना है। अब ध्यान से देखो इसमें, state government may by order published in official gazette exempt from the operation of this subsection any lease, यहाँ पे lease भी कर रहे हैं वो, lease executed in any district या part of the district, टर्म्स ग्रांटेड विच डू नॉट एक्सीड 5 years। मतलब वो चाहे तो जैसे डी क्लॉज का कर दिया इन्होंने स्पेसिफाई। अगर मैं डी क्लॉज की बात करूं तो डी क्लॉज कहता है ईयर टू ईयर लीजेस जो है वो रजिस्टर होना मैंडेटरी है। अब वो कहते हैं कि जी कई बार मैंने यहाँ पे नोटिफाई कर दिया कि जी 5 साल की लीज भी आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, दैट मे बी देयर विच डू नॉट एक्सीड 5 years। सो इफ इट इज मोर देन 5 years देन आप कराओगे उसको रजिस्टर। इफ इट इज लेस देन 5 years एंड देयर इज अ नोटिफिकेशन इन दैट रिगार्ड, तब आप उसको रजिस्टर नहीं कराओगे। सेकेंड, and the annual rents
reserved by which do not exceed 50 rupees. If the annual rent is 50 rupees or less, then registration is not required. ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम्प्ट कर सकता है, अदरवाइज तो डी ये कहता है सब। अब ये जो प्रोवाइजो है इसमें डी की बात की गई है, बट अदरवाइज अगर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो वो इनके रिगार्डिंग एग्जाम्पशंस कर सकती है। दैट इज द इनहेरेंट पावर्स गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। इज दिस ऑल्सो क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाओ 1A। इट्स अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन। जो आपका 1 कैपिटल ए है 17 का, उसके साथ आप पढ़ोगे सेक्शन 53 कैपिटल ए टीपीए, सेक्शन 53A टीपीए। ठीक है, अब जो सेक्शन 53A है टीपीए और ये है, उसको ध्यान से समझना, बिकॉज उसकी लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये जो लिंकेज है इसका समझने की कोशिश करना। पहला रूल देखो क्या कहता है। मैंने पार्ट परफॉर्मेंस करी है। पार्ट परफॉर्मेंस का क्या मतलब है उसको समझना ध्यान से। पार्ट परफॉर्मेंस मीन्स आज मेरे और आपके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि जी मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती हूँ, आप उसे खरीदना चाहते हो। आपने कहा ठीक है मैम, इतने में हम आपकी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम परचेज करेंगे उस प्रॉपर्टी को, तो हम क्या करेंगे, हमने उसमें मैंने आपको पार्ट परफॉर्म कर दिया, अपना पार्ट, कि ठीक है जी आप आ जाओ, इस घर में रहने भी लग जाओ। पोजेशन दे दी मैंने आपको, पार्टली मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको मुझे पैसे देने। सेल डीड बन गई हमारे बीच में, एक डॉक्यूमेंट बन गया हमारे बीच में, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है उसकी, रजिस्ट्री होनी बाकी है। तो रजिस्ट्री होने से पहले करना क्या है आप लोगों ने, मैंने क्या किया कि ठीक है जी मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये अमाउंट है, आप मुझे धीरे धीरे दे देना। आप एक काम करो, आप पोजेशन ले लो, अभी से रहने लग जाओ। या कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जी टेनेंट थे हम पहले यहाँ पे, हमने यही घर अच्छा लगा, हमने ये प्रॉपर्टी खरीद ली। आप ऑलरेडी पोजेशन में थे, आपको मैंने पोजेशन से निकाला नहीं, आपने मुझे पैसे देने का वादा कर दिया, सेल डीड बन गई, मैंने कहा ठीक है आप मुझे पैसे दे देना। जब मैंने पार्ट परफॉर्मेंस कर दी और अभी आपकी तरफ से रहनी है, विलिंगनेस तो है आपकी भी कि हम देना चाहते हैं पैसे, बट है नहीं है, क्या आप उस बेसिस पे कि मैंने आपको पोजेशन में डाल दिया इस घर के, आप अपनी ऑनरशिप का टाइटल ले सकते हो, कह सकते हो कि जी मैं ऑनर भी बन गया? द आंसर इज नो। मेरे पास से आप टेनेंट थे मेरी प्रॉपर्टी में, आपने बोला जी हमें अपना आपका घर पसंद आ गया, हम इसको खरीदना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं भी बेचना चाहती हूँ, जो आप इसको खरीद लो। वो कहते जी हम इसी में रह लें। वो मैंने कहा ठीक है आप पोजेशन में रह लो, आप पैसे जो है वो धीरे धीरे ऐसे करके देते रहो। आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट कि आप लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, यू आर रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म योर पार्ट, आई हैव ऑलरेडी डन माई पार्ट। बट जिस बेसिस पे मैंने आपको पोजेशन में डाला, क्या मेरे पास पैसे आए अभी तक? नहीं। आप पैसे देना चाहते हो दैट्स फाइन, लेकिन क्या इस बेसिस पे कि आप पोजेशन में हो और आप पैसे देना चाहते हो, आप ऑनर कहलाओगे एज पर द डॉक्यूमेंट, बिफोर द कोर्ट, बिफोर एनीवेयर? द आंसर इज नो। वो कहते नहीं कहलाओगे आप। क्या आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जा सकते हो? हाँ जी बिल्कुल जा सकते हो। अगर मैं कहूँ निकलो जी मेरे घर से, वो कहते हैं जी जब हम रेडी हैं पैसे देने को तो मैडम हमें क्यों निकाल रहे हैं? तो मैडम के अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बिल्कुल जा सकते हो। तब हम आपको सेल डीड दिखाएंगे, वो कहते दिखा दो, लेकिन आप रजिस्टर्ड तो हो ही नहीं, तो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मेरा उसका क्या पर्पज है? क्या आप ऑनर बन जाओगे? वो कहता है ऑनर नहीं बन सकते आप, मेरे अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो जा सकते हो, लेकिन मेरे अगेंस्ट ये नहीं कह सकते कि मैम अब ऑनर नहीं रहे, क्योंकि मैं तो अभी भी कागजों में ऑनर हूं। 53A ये कहता है। इसमें बच्चे एक अमेंडमेंट आई थी 2001 के अंदर, 2001 देयर वाज एन अमेंडमेंट अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट कैपिटल 1A में एंड 53A में। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, 17(1)(a) को स्पेशल प्रोविजन बना दिया। स्पेशल प्रोविजन हमेशा प्रिवेल करता है ना जनरल प्रोविजन के, सो जनरली स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, व्हिच मींस जनरल लॉ के ऊपर हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जाएगा। अब उसमें क्या करेंगे हम, जनरल लॉ क्या है 53A जो अभी समझाया, अब उसके ऊपर स्पेशल लॉ क्या है सुनो 17(1)(a। अब 17(1)(a) को ध्यान से पढ़ो और समझो। पहली चीज, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तुम्हारे और मेरे बीच में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही तो कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसमें ट्रांसफर करना था, मैंने किया ना, मैंने ट्रांसफर कि हाँ जी तुम बनोगे अब ऑनर, मैं इसको सेल कर दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया हमारे बीच में।
फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 53A ऑफ द TPA, लिखा है ना 53A, जिसको लिख लो अंडरलाइन करके, पार्ट परफॉर्मेंस शैल बी रजिस्टर्ड। आ गया शैल, शैल मीन्स मैंडेटरी है रजिस्टर करना। शैल बी रजिस्टर्ड इफ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड, अगर वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उनकी रजिस्ट्री। एग्जीक्यूशन एक चीज है बच्चे, एग्जीक्यूशन का मतलब आज तुम्हारे और मेरे बीच में सेल डीड बन गई थी कि भाई तुम अब मेरी प्रॉपर्टी खरीदोगे। आज है आपका से 5 सितंबर, 5 सितंबर को हमारे बीच में ये बात हुई थी कि जी हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मैंने तुम्हें पोजेशन में डाल दिया। रजिस्ट्रेशन में तो भी टाइम है, होना है। तो वो कहते हैं इफ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, 2001 सॉरी 2001 के बाद ही तो है, 2023 तो 2001 के बाद आया। तो अगर वो एग्जीक्यूट हुआ है इसके बाद, तो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। मेरी उस प्रॉपर्टी को तुम रजिस्टर कराते तो बात अलग थी, फिर तो मैं तुम्हें नहीं निकाल सकती थी क्योंकि मैं ऑनर ही नहीं थी। लेकिन जब तक मैं ऑनर हूं और तुमने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं कराया, तब तक यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोबारा समझो इस चीज को, 3 चीजें समझाऊंगी अब इसमें, तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना। आप लोगों ने 91 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक प्रोविजन पढ़ा है। जो 91 इंडियन एविडेंस एक्ट है ना बच्चों, वो कहते हैं रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस। अब ये जो रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस है वो क्या कहता है आपका? इट सेज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तुम बताना, तुम लोग जजेस हो, तुम लोग ये सारा काम कर रहे हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो, व्हाट्सोएवर। तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक ओरल एविडेंस है। किसको अच्छा मानोगे? कौन सा एविडेंस अच्छा एविडेंस है, ओरल की डॉक्यूमेंट्री? डॉक्यूमेंट्री मानोगे, ठीक है। अब जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अच्छा मानोगे, तो मेरे और तुम्हारे बीच में सेल डीड तो हुई थी कि हाँ जी मैं पोजेशन में डालूंगी तुम लोगों को, और हमने ये सेल डीड कर ली कि तुम 5 सितंबर को हमारे बीच में सेल डीड हुई कि जी तुम उस प्रॉपर्टी को खरीदोगे, मैंने तुम्हें पोजेशन में डाल दिया, तुम मुझे इतने इतने पैसे दोगे। हो गया। सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से अगर तुम्हें जाना है कोर्ट में मेरे अगेंस्ट, तो क्या वो डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो तुम? यस कर सकते हो। लेकिन उसके ऊपर ये स्पेशल लॉ है रजिस्ट्रेशन एक्ट। वो कहता है एक डॉक्यूमेंट विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी इन अ डॉक्यूमेंट फॉर्म प्लस इट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन ऑल्सो, इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। वो कहता है कि फिर वो ये डॉक्यूमेंट एविडेंस में भी एडमिसिबल नहीं है। कहां लिखा है? 49C निकालो, सेक्शन 49 क्लॉज सी निकालो। 49C लिखा है बच्चे, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इसमें देखो सी पढ़ूंगी मैं, ऊपर से नीचे डायरेक्ट सी पे आ जाऊंगी। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 or by any provision of the TPA to be registered shall be received as evidence of any transaction affecting such property or conferring such power unless it has been registered. लैंग्वेज समझ में आई? Only the bare language. I have to explain it, but the language is एक डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है उसकी रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए, तब वो एडमिसिबल बनेगा इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लॉ स्पेशल लॉ है उसके लिए। वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, एविडेंस एक जनरल लॉ, रजिस्ट्रेशन एक स्पेशल लॉ। रजिस्ट्रेशन को भूल जाओ अभी के लिए कि है ही नहीं जी हमारे पास, सिर्फ हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? That whenever a law is in writing, that writing should be produced, document itself should be given. ठीक है, एडमिसिबल। अब ये तो जनरल लॉ हो गया, बट जनरल लॉ के ऊपर एक लॉ हो रहा है। अब वो लॉ कहता है कि ना जी ना, राइटिंग सफिशिएंट नहीं है आपकी, राइटिंग के साथ मुझे तो रजिस्टर कराना जरूरी था, रजिस्टर नहीं कराओगे तो 49 कहता है कि आप उसको एडमिट नहीं कर सकते। तो क्या तुम एज अ कोर्ट उसको एडमिट करोगे जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर ही नहीं है? वो कहते नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन चाहिए थी, कंपल्सरी थी। अब 17(1)(a) क्या कहता है? अब उसको ध्यान से समझो, दोबारा से मैं 53A और 17(1)(a) पे आऊंगी। दो चीजें। पहली चीज, मैंने आपको पोजेशन दे दी प्रॉपर्टी की, मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
अगर तो बच्चे सिर्फ है सूट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि मैम को फोर्स किया जाए, मैम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें क्योंकि मैम ने रिफ्यूज कर दिया कि जी मैं परफॉर्म नहीं करूंगी, तो क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए? द आंसर इज नो, रजिस्ट्रेशन चाहिए नहीं, क्योंकि मैं तो 17 में जा ही नहीं रही, मैं तो जा ही सेक्शन 53A टीपीए में हूँ। तो जब मैं जा ही टीपीए में रही हूँ तो वहां पे तो 91 इंडियन एविडेंस एक्ट लग गया, वहां पे तो स्पेशल लॉ आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट अगर कोई राइट कन्फर हो रहा है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल था, वो रजिस्टर होना जरूरी था। अगर मुझे उसमें अपना राइट एज एन ऑनर डिक्लेयर कराना था, तुम लोग गए कि जी हम लोगों को ऑनर बना दिया मैम ने क्योंकि हमें पोजेशन दे रखी है। एज पर जूरिस्प्रूडेंस पोजेशन इज 9 पॉइंट ऑफ ऑनरशिप, है ना। 10 on 10 मिलते हैं आपको। 10 on 10 मीन्स ऑनरशिप कंप्लीट। 9 on 10 इज वेयर पोजेशन दी है, ऑनरशिप नहीं दी है। पोजेशन में तो मैं भी रहती हूँ, पोजेशन में मैं टेनेंट हूँ, क्या मैं ऑनर बन जाऊंगी जस्ट बिकॉज आई एम रिजाइडिंग इन योर हाउस? वेदर आई कैन बिकम द ऑनर ऑफ योर हाउस? नो। तुम भी तो रहते हो अपने पेरेंट्स के घर पे, क्या तुम ऑनर हो? बताओ, क्या तुम ऑनर हो? लेटर ऑन यू मे बिकम बाय वे ऑफ सक्सेशन, बट अभी ऑनर हो? एक्सेप्ट इफ दैट्स योर हाउस, आई एम टेलिंग यू, नो ना। तो क्या तुम ये कह सकते हो क्योंकि जी हम तो अपने फादर और मदर के घर पे रहते हैं, ये तो हम ऑनर हैं इस प्रॉपर्टी के, क्योंकि हमारे फादर और मदर ने एक रेंट हमारे साथ एक अग्रीमेंट किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वो कहेंगे दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट क्या था। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में तो जा सकते हो, बट रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अपना राइट रजिस्टर कराने के लिए आपको ये दिखाना है दैट दिस राइट वाज क्रिएटेड इन मी, उसके लिए registration of that document is required. So 17(1)(a) is a specific provision that where you are claiming a right out of that contract, that right is required to be registered. If it is not registered, you will not admit it in evidence. Then what is the scenario? The scenario is first get it registered, then we will admit it. Otherwise, we will not admit it in registration. Is this clear? Yes, very right. It will override the unregistered one. So any right which is created, एक तो नॉर्मल है। अब आपको सीआरपीसी में एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप बताना। बच्चे 164 सीआरपीसी कहता है कि आपको एक कन्फेशन को रिकॉर्ड करना है। क्या वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कन्फेशन रिकॉर्ड करना? रिकॉर्ड मीन्स इन राइटिंग लिखना है ना ड्यूटी। 164 सीआरपीसी ये कहता है। अब आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, राइटिंग में नहीं लिखा, क्या आप उसका ओरल एविडेंस दे सकते हो? वहीं पे बंद हो जाता है 91। 91 ये कहता है कि एक लॉ जो आपको ये कहता है कि एक डॉक्यूमेंट को आपको इन राइटिंग लिखित में लिखना था, आपने नहीं लिखा, आप उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। आप राइटिंग प्रोड्यूस करो। आप राइटिंग तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने तो लिखा ही नहीं। आप तो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे थे कि ना मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं। बट वो लॉ कह रही थी, लॉ का मैंडेट था कि आपको उसको लिखना जरूरी है और आपने नहीं लिखा। तो क्या मैं 91 में उसका ओरल एविडेंस दे सकती हूँ? नो। सेम रूल अप्लाइज इन केस ऑफ लिमिटेशन। अब आपके पास लिमिटेशन एक्ट भी तो है। लिमिटेशन एक्ट में वो कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट इज एक्चुअली एन एडमिशन दैट यस आई हैव टू पे यू मनी। इन राइटिंग है, वो मैंडेटरी है, वो राइटिंग में होनी चाहिए। इसके 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। राइटिंग में होनी चाहिए, बिफोर द प्रिस्क्राइब पीरियड होनी चाहिए, ये सब कुछ लिखा है वहां। बिफोर द प्रिस्क्राइब पीरियड राइटिंग में होगी और आप अपनी एक्नॉलेजमेंट करोगे, साइन होने चाहिए। अगर मैंने वो राइटिंग में दी नहीं, क्या वो एक्नॉलेजमेंट वैलिड है? क्या मैं 91 में ये कह सकती हूँ कि जी उसने बोला था कि जी मैंने तेरे पैसे देने हैं बट उसने मेरे को दिए नहीं? वो कहेंगे प्रूफ करो, राइटिंग लेके आओ, क्योंकि राइटिंग में होना जरूरी था। लॉ कहता है लिखित में लूंगा मैं तो सब कुछ। अब वो है नहीं, तो 91 के एडमिट कर लेगा आपका ओरल एविडेंस? वो कहते हैं ना, ओरल एविडेंस एडमिट नहीं करूंगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। अब 91 में वो सारे डॉक्यूमेंट जो इन राइटिंग है एडमिटेड है, लेकिन 49 ये कहता है कि जो राइटिंग प्लस रजिस्टर्ड होने चाहिए, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं एडमिसिबल भी नहीं करूंगी एविडेंस के अंदर, चाहे वो राइटिंग में ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 91 को हम ओवरराइड करेंगे 49 के साथ। Again, clear 17(1)(a), 17(1) read with 53A TPA. अब आपको काम क्या करना है बच्चे?
ठीक है, आई गिव यू 2 minutes ब्रेक। आपको जब ये सेशन पूरा एंड हो जाएगा, इस सेशन के बाद आपने जो जो सेक्शंस आज मैंने आपको लिंक विद किए हैं टीपीए के, वो पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम टीपीए भी पढ़ेंगे तो हम इसके साथ भी इसको लिंक विद करेंगे। तो आपको वो सारे प्रोविजंस पढ़ने हैं, सो दैट अगर कोई भी प्रॉब्लम वाइल रीडिंग द बेयर एक्ट आपको आ रही है तो वो हम यहाँ पे आपको सॉल्व कर सके। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद हमने पहले पढ़ना है 17 का सबसेक्शन 3। 17 के सबसेक्शन 3 को ध्यान से देखो, उन्होंने लिखा है एन अथॉरिटी टू अडॉप्ट इज कंपल्सरली रजिस्टर्ड। लिखा है अथॉरिटी टू अडॉप्ट, है ना। इसका रीजन क्या है? अडॉप्शन होती है, सुना है आपने, अडॉप्शन होती है। एज पर पर्सनल लॉज अडॉप्शन अलाउड है ना। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी अडॉप्शन अलाउड है। अब जब वो अडॉप्शन कराएंगे, उसमें क्या देखेंगे कि जी अडॉप्शन हुई, अडॉप्शन के लिए एक फैमिली से दूसरी फैमिली में बच्चा गया है, तो जिस फैमिली में बच्चा गया है वहां की सारी डीड बनेगी जी, नाउ दे विल बी द अडॉप्टिव पेरेंट्स। ये उस प्रॉपर्टी में भी हिस्सा देंगे जो सब कुछ है, क्योंकि ये पहले टाइम पे मिसयूज हो रहा था। बच्चे को क्या करते थे, अडॉप्ट तो कर लेते थे बच्चे को, लेकिन वो कभी भी ये नहीं करते थे कि जी अच्छा अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद नहीं नहीं हमारे तो खुद के बच्चे हैं, हम इसको प्रॉपर्टी नहीं देंगे, ये हमारा नेचुरल बॉर्न सन नहीं है, तो हम ये सब कुछ नहीं देंगे। इन केस में हुआ क्या, इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि हमने बोला कि जी अडॉप्शन अगर करानी है तो आपको एक अडॉप्शन डीड बनानी पड़ेगी, चाहे वो फैमिली रिलेशंस में अडॉप्शन क्यों ना, चाहे वो स्ट्रेंजर से अडॉप्शन क्यों ना। जब आप डीड बनाओगे, इसमें लिखोगे दैट दीज आर द नेचुरल बॉर्न पेरेंट्स, ठीक है, जिसका ये बच्चा है, एंड दीज आर द अडॉप्टिव पेरेंट्स, इनको ये बच्चा दिया जाता है, क्योंकि वंस एन अडॉप्शन इज ऑलवेज एन अडॉप्शन। तो वो जो डीड डॉक्यूमेंट बनेगा, उस डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन किया जाएगा, बच्चे की एज क्या है, बच्चा किस कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, कौन सी फैमिली में है, क्या क्या राइट्स उसके रहेंगे, क्या नहीं, सब मेंशन करके उसको रजिस्टर कराएंगे बकायदा। तो जब भी आप उसको रजिस्टर कराओगे, जैसे आप ऑफिस में जाओगे या एसडीएम ऑफिस में जाओगे, अगर विलेजेस का है तो आप तहसील में जाओगे, सारी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में जाओगे, जब आप ये जाओगे तो वहां पे वो बकायदा आपकी लाइफ पिक्चर्स क्लिक करेंगे कि दिस इज द नेचुरल फैमिली, दिस इज द अडॉप्टेड फैमिली, नाउ द पर्सन चाइल्ड हैज बीन गिवन इन अडॉप्शन, एंड ये राइट आएगी, सो दैट बाद में इस चीज को मिसयूज ना किया जा सके, बच्चे को कहीं ना कहीं पे लर्च में ना छोड़ा जाए कि अब वो बच्चा ना तो अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास है, ना वो आपके नेचुरल बॉर्न ले रहे हैं उसको, क्यों, क्योंकि तो वो तो अडॉप्शन में चला गया था जी, हमारा तो है ही नहीं। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने बोला कि जब भी अडॉप्शन होगी, हमेशा वो कंपल्सरली आपकी रजिस्ट्रेशन से ही होगी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही बनेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जहां पे हम आपको अडॉप्शन दे दें, चाहे वो आपकी सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज हैं जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कर रही हैं, चाहे वो आपके लोकल हिंदू अडॉप्शन एक्ट के हिसाब से हो रहा है। Registration for all these are mandatory to maintain a proper record so that the child should not be orphaned or the child should not be neglected. Clear? 17 का 3. Is this clear? अब आ जाइए आगे। अब हम 17(2) पे आएंगे। जो आपका 17 सबसेक्शन 2 है, दैट इज टू बी रेड विद सेक्शन 18, क्योंकि बच्चे 17(2) काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन है जिसमें हर एक डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरली रजिस्टर्ड। उसको कंपल्सरली रजिस्टर करने की जरूरत जो है वो नहीं आती, कि आप रजिस्टर करो आप रजिस्टर ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 17(2) में भी नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम 17 जब हम पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स विच आर रजिस्टर्ड कंपल्सरली, उसमें कुछ एक्सेप्शन है। 17(2) एक्सेप्शन है कि हर एक डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां तक अगर कोई डाउट है या यहां तक आपको कोई स्पीड इशू या समझने में कोई इशू है तो आप पहले वो बताओ मुझे। मोहम्मद, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो आप पिछली रिकॉर्डिंग सुन लेना पहले, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो जब मर्जी मुझसे, ठीक है। पूजा, आप हैं, लगा रही हैं क्लास या नहीं लगा रही हैं? समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से? आंसर दे दोगे ना आप? गलती नहीं कर रही है सेक्शन 17 में कोई भी, है ना?
देखो, आज अगर आपको कोई भी कमी नहीं लग रही है तो फिर ये समझेंगे हम लोग कि आपको समझ अच्छे से आ रहा है, विच मीन्स आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। और थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल लो। एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन द सेंस, वट एवर वी आर टीचिंग यू हियर, यू हैव टू रीड इट एट योर होम, रिवाइज इट एज मच एज यू कैन। इवन इफ यू वांट टू हियर, यू कैन हियर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और उसको सुनने के बाद उसको खत्म करो कि ये चीजें ऐसे ऐसे हो जाए। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे आ जाओ आप 17:2 के ऊपर। ठीक है, देन आई गिव यू अ ब्रेक, और मे बी विल एंड इट 15 मिनट्स और 10 मिनट्स ट्राई। ठीक है, सो विल कंटिन्यू। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता दिया करो बीच में ब्रेक या ऐसा कुछ भी, थोड़ा रिफ्रेशमेंट समथिंग, सो आप देख लिया करो। राइट, अब आ जाओ 17। थके तो नहीं ना? नहीं थके? चलो, अब 17:2 देखो, वो कह रहा है नथिंग इन क्लॉजेस बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 अप्लाइज टू। मतलब जो बी और सी अभी हमने पढ़ा ना सबसेक्शन 1 का, सबसेक्शन 1 का बी और सी क्या पढ़ा? अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट, और एक हमने वैल्यू अबव 100 रुपीज वाली एग्जाम्पल। वो कहते हैं नथिंग है बच्चे, नथिंग मीन सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज मीन ये लॉ को सेव कर देगा कि जो भी बी और सी में दिया गया है सबसेक्शन 1 के, वो इन चीजों पे अप्लाई नहीं करेगा। किन किन पे? कॉम्पोजिशन डीड। कॉम्पोजिशन डीड क्या है? कॉम्पोजिशन डीड के अंदर सबसे पहली चीज आई आपकी कॉम्प्रोमाइज। मेरे और तुम्हारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ। इस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे क्या उसको रजिस्टर कराना जरूरी है? द आंसर इज नो, क्योंकि कोई राइट थोड़ी ना क्रिएट हो रहा है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक है, सो जब एक कॉम्प्रोमाइज चल रहा है आपका कि मेरे और आपके बीच में एक कॉम्पोजिशन बन गई, जी ऐसे ऐसे है, ये चीज ऐसे करेंगे, वो चीज ऐसे करेंगे, उसको रजिस्टर नहीं कराना। बट एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर इस कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे, ध्यान से सुनना, कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे एक एग्जांपल दूंगी जो आगे हम लिंक विद करूंगी मैं इसको फर्दर आगे के साथ। मेरे और आपके बीच में एक डिक्री आई थी, याद है डिक्री जो हमने अभी पढ़ी थी कि कोर्ट के थ्रू क्या आया ऑर्डर कि जी मुझे ये प्रॉपर्टी मिलेगी। अब मैं तुम में से किसी एक को ले लेती हूँ, जैसे तुम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैंने ले लिया कि उत्सव की जो है वो जजमेंट डेटर है, मैं जजमेंट क्रेडिटर हूँ, मेरे फेवर में डिक्री आई है। सॉरी हाँ बच्चे, मैं आज अपने फेवर में ले रही हूँ, कोई ना कल तेरे फेवर में दूंगी। अब जब डिक्री आई तो किया क्या, मैंने ये बोला कि जी उत्सव की जो ये प्रॉपर्टी है ना, जो मैंने जीता है इसको, केस को, जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग केस जीता है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। उत्सव कहता है कि मैम इस प्रॉपर्टी में तो मेरे पेरेंट्स हैं, सब रह रहे हैं, फैमिली है, मेरी इक्वल वैल्यू की एक और प्रॉपर्टी जो थोड़ी सी दूर जाके है, आप उसको ले लो। एग्जीक्यूशन में आ रहा ना बच्चे अब ये काम, तो क्योंकि डिग्री में तो मेरी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी है मैंने वो हेल्ड कर ली, अब उसके हिसाब से तो ये मिलना चाहिए। फिर मुझे लगा कि चलो उत्सव कह रहा है और पेरेंट्स भी है, सब है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो प्रॉपर्टी से मतलब है, वो प्रॉपर्टी इक्वली वैल्यू की है, सो आई एम टेकिंग दैट प्रॉपर्टी, दैट्स नॉट एन इशू। अब जब मैं वो प्रॉपर्टी ले रही हूँ तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया ना, मैंने और उत्सव ने, लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज में क्या ये ट्रांसफर करेगा मेरे नाम पे वो प्रॉपर्टी? द आंसर इज यस। इवन दो जो डिक्री का, जो कोर्ट का ऑर्डर आया था वो ये था दैट द सूट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट वाज कि ए प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू मी बाय उत्सव। However, he has not transferred that property because we have entered into a compromise during the execution proceedings, and some B property, which is not the subject matter of the suit, is to be transferred to me. Whether that also requires registration. अब तुम कहोगे कि मैम वो 17(1) के ई में तो आता नहीं है क्योंकि वो तो सब्जेक्ट मैटर वाली होनी चाहिए थी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, अबव वैल्यू 100 रुपीज है, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज से ए की जगह बी हो गई जो सब्जेक्ट मैटर नहीं है सूट का, बट स्टिल दैट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे केसेस में भी मैं रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी करूंगी। ये अभी हम फर्दर 17 के 2 में कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे हम उसको पढ़ेंगे, विच मीन्स 17(2) का जो ए पार्ट है वो दो में मैंने बाइफरकेट कर लिया, जिसको मैं अभी इंटरलिंक करूंगी इसके फर्दर क्लॉजेस के साथ। इट सेज एनी कॉम्पोजिशन डीड which is in the form of a compromise does not require compulsory registration. However, if that deed with regard to an immovable property where the property is to be done and checked and that property is to be transferred and that property value is above 100 rupees, ठीक, तो उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी होगा कि नहीं होगा उत्सव? रोहित?
होगा ना? तो अगर होगा तो क्या वो 17(1) में आएगा ना? 17(1) अभी दोबारा से पढ़ो, देखो क्या कहता है। 17(1) तो हमें ये कह रहा था, non-testamentary instruments transferring or assigning any decree or order of a court or any award when such decree or order or award purports or operates to cradle, whether in present or in future, any right, title or interest for vested or contingent of 100 rupees and upwards. अब इसके साथ आ जाओ नीचे, जो हम 17(2) में पढ़ेंगे। अब 17(2) का 6 देखो, 6 सीधा 6, that clause says any decree or order of a court, लिखा है, फिर ब्रैकेट्स में एक्सेप्ट है, फॉरगेट अबाउट द एक्सेप्ट अभी के लिए। क्या कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हमेशा रजिस्टर कराना जरूरी है? नहीं, वो तो सर्टिफाइड कॉपी है ऑलरेडी, उसकी रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? दैट इटसेल्फ इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, आई डू नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन। बट व्हाट द काइंड ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स रिक्वायर रजिस्ट्रेशन? Those decrees, those orders and those awards which are conferring some cradle upon me for the value of the property 100 rupees or upwards in case of immovable property, वो तो है, कहाँ लिखा है? 17(1) में लिखा है। तो फिर 6 की क्या जरूरत थी मुझे? 6 का एक्सेप्ट देखो, एक्सेप्ट अ डिक्री और ऑर्डर एक्सप्रेस्ड टू बी मेड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज। मेरे और उत्सव के बीच में क्या हुआ? एक कॉम्प्रोमाइज हुआ कि जी सब्जेक्ट मैटर जो सूट का था वो ए प्रॉपर्टी था, जो मेरे 17(1) में कवर हो गई थी और मुझे ए प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी, जिसकी रजिस्ट्रेशन 17(1) में कंपलसरी थी। एग्जीक्यूशन के दौरान उत्सव ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस किए, दिखाए, जिससे मैं ये मान गई कि ठीक है, तुम ए प्रॉपर्टी मत दो जो सब्जेक्ट मैटर था, लेकिन तुम बी प्रॉपर्टी दे दो, मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो गई। तो क्या ये एक्सेप्ट अ डिक्री और ऑर्डर एक्सप्रेस टू बी मेड ऑन कॉम्प्रोमाइज एंड कंप्राइजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दैट विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, उसको तो रिक्वायर है ना रजिस्ट्रेशन। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट कौन सी प्रॉपर्टी थी? ए प्रॉपर्टी। मैं अब कॉम्प्रोमाइज पे कौन सी प्रॉपर्टी ले रही हूँ सबसे? बी प्रॉपर्टी। तो क्या उस बी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? द आंसर इज यस। तो अगर आपसे पीटी में क्वेश्चंस पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो 17 सबसेक्शन 1 के 5 पॉइंट प्लस इसके साथ आपके 17(2) में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें से पहला पॉइंट है कॉम्प्रोमाइज डिक्री का, और 17(3) तो है ही है। आया ये 17(2) का 6 and 1 रेड विद करके। आया समझ में बच्चे? इसको पढ़ लो आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अभी पढ़ो मेरे सामने। आप लोग 17(1) पढ़ो, फिर 17(2) का 6 पढ़ो, देखो कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो मैंने समझाया क्या वो है ऐसा सा सेम? देखो जरा पढ़ो। You feel free to ask any question related to the subject. No problem at all. I am assuming and presuming कि आप लोगों को, अगर आप मुझसे क्वेश्चंस ना तो पूछ रहे हैं ना आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। जिनको नहीं समझ में आ रहा, अब जैसे रोहित है, उत्सव है, दे आर पार्टिसिपेटिंग, तो वो मुझे बता रहे हैं। लेकिन जिनको बच्चे जो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि उनको समझ में आ रहा है। जो सब्जेक्ट मैटर में नहीं है उसका मैंडेटरी नहीं है। बच्चे सुन, रोहित ध्यान से सुन। सब्जेक्ट मैटर दो ही चीज हो सकती है हमेशा, या तो प्रॉपर्टी या पर्सन। यहाँ पे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मेरी और उत्सव की ए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट था कि जी उत्सव ने मुझसे पैसे लिए थे, मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक, कोर्ट ने हेल्ड कर दिया यस, क्योंकि उत्सव पैसे नहीं दे पाया तो आप उसकी प्रॉपर्टी ले सकते हो।
प्रॉपर्टी कौन सी थी? ए प्रॉपर्टी, जिसके लिए मैंने सूट डाला था, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट बन जाएगी। समझ में आया यहाँ तक? अब वो तो 17(1) में कवर होगी ना बच्चे, क्योंकि डिक्री और ऑर्डर से मेरे ऊपर हेल्ड कर दिया कोर्ट ने कि जी आप ले लो वो ए प्रॉपर्टी। अब जब एग्जीक्यूशन में मैं गई, क्योंकि सीपीसी है ना, एग्जीक्यूशन में मैं जाऊंगी, उत्सव के अगेंस्ट गई, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में उत्सव ने बोल दिया कि जी मैडम आप ये वाली प्रॉपर्टी की जगह बी वाली ले लो। क्या वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट थी बी प्रॉपर्टी? द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने तो सूट ए के रिगार्डिंग डाला था। तो क्या उस केस में कॉम्प्रोमाइज किया? मैंने किया ना कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उत्सव कह रहा है कि वहां पे सब लोग रहते हैं। मैंने बोला ठीक है यहाँ पे नहीं करते, मैं बी ले लेती, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट तो नहीं है ना जो डिसाइड हो गया। ठीक। अब क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट नहीं है, बट है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उत्सव को मेरे नाम करानी है जो 100 रुपए से ऊपर है, क्या उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरत है रोहित? बताओ, है ना? वो इसलिए जरूरत है क्योंकि वो सिर्फ 17(1) में नहीं फॉल करती बच्चे, वो इसलिए क्योंकि वो 17(2) के एक्सेप्शन में 6 में फॉल करती है। एक्सेप्ट लिख दिया ना, इसीलिए दोनों की प्रोविजंस अलग हो गए। अब आप कहो कि मैम वो तो 17(1) में भी फॉल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। फिर तो 17(2) के 6 को देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको क्यों इलाबोरेट किया गया? जैसे जैसे आपके केसेस बढ़ते हैं उस हिसाब से पता चलता है। अब उत्सव तो बोल देता मैडम ये तो सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं है, मैं तो नहीं कराऊंगा, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब कोर्ट कहेगा कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो अब कराओ। कहाँ लिखा है? 17(2) के 6 में एक्सेप्ट से लिखा है। अब आया समझ में? उसका मैंडेटरी है बच्चे रोहित। अब ये मैंडेटरी क्यों हो गया? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर दूसरा हो गया ना। सब्जेक्ट मैटर डज नॉट मीन सूट अलग है, सब्जेक्ट मैटर मीन्स प्रॉपर्टी ए से बी शिफ्ट होगी। ठीक। क्या हर एक कॉम्पोजिशन डीड जरूरी है ना? कौन सी कॉम्पोजिशन डीड? जो एक ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की है जिसमें आपका राइट क्रिएट होगा। यहां क्लियर है अब आपको? अब एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सेकंड पे देखो। सेकंड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का है, चाहे की कंपनी के एसेट, पार्ट में या पूरे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ रखा होगा। एज पर दी कंपनीज एक्ट, पहली चीज, आप एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब करते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हो। जब आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाओगे, उसको रजिस्टर कहाँ कराते हैं? आपके ब्रोशर्स में निकलते हैं, ब्रोशर्स निकलते हैं ना? क्या उन ब्रोशर्स को रजिस्टर कराया जाता है ना? ब्रोशर्स की क्या जरूरत है मुझे रजिस्ट्रेशन की? जबकि जब मैंने एक कंपनी बनाई तो मैंने एक सीएल वो लिया होगा, सीएलयू, ठीक है, कि इसका जी कॉमन लैंड यूज है, इसके लिए मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने मुझे अलाउ कर दिया, वो तो मैंने लिया है, दैट्स फाइन। लेकिन जब मैंने वो लिया, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी मैंने ली, मैंने एक कंपनी एस्टैब्लिश की, उसको तो रजिस्टर कराया है। लेकिन कंपनी की जो शेयर्स हैं, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसमें जब आप मेरे से स्टॉक परचेज करोगे, शेयर परचेज करोगे, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, आप रजिस्टर कराते हो उसको। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी, रजिस्टर तो नहीं कराते। एलआईसी लेते हो आप, इंश्योरेंस लेते हो ना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, रजिस्टर कराना पड़ता है? नहीं ना। दैट लाइफ इंश्योरेंस इटसेल्फ इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। उसको रजिस्टर कराने की क्या जरूरत है आपको? वो ये कहता है कि चाहे वो प्रॉपर्टी में से जो राइट अराइज हो रहा है, जिस कंपनी से आप शेयर खरीद रहे हो, वो कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप तो शेयर्स ले रहे हो, आप डिबेंचर्स ले रहे हो, आप एक सर्टिफिकेट ले रहे हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको रजिस्टर कराने की। क्लॉज 2 क्लियर? ठीक है। अब आ जाओ क्लॉज 3। ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट फॉर टुडे। दैट सेज डिबेंचर, वही सेम कंपनी ऊपर लिखा है ना बच्चे, एनी डिबेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी। सच कंपनी मींस वही जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो उससे ऊपर है। एंड नॉट क्रिएटिंग, अंडरलाइन नॉट क्रिएटिंग। नॉट मतलब क्रैडल नहीं बना रहा है ये। अगर तो क्रैडल बना रहा होता, रजिस्ट्रेशन तो क्रैडल बना ही नहीं रहा है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे पहला रूल क्या है? क्रैडल बनना जरूरी है। तो जब वो क्रैडल ही नहीं बना रहा, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चल लूं मैं, शेयर्स लूं, सर्टिफिकेट मिलते हैं मुझे, तो सर्टिफिकेट इटसेल्फ इज सफिशिएंट। आप जब शेयर परचेज करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जी ये आपका सर्टिफिकेट है, इसके हिसाब से आपका चलेगा। तो इस सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है ये आपका शेयर बन गया, डिबेंचर्स दे दी। उसको रजिस्टर कराना इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। इज दिस क्लियर? अभी तो आधी लाइन पढ़ाई मैंने, अब अगली लाइन सुनो इसकी। अब वो क्या कहता है इसमें? नेक्स्ट इज assigning, limiting, extinguishing any right,
title or interest to or in immovable property, except insofar as it entitles the holder to the security afforded by a registered instrument whereby the company has mortgaged, conveyed, or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to the trustees upon trust for the benefit of the holders of such debentures. नॉर्मल रूल, अगर एक नॉर्मल डिबेंचर या शेयर सर्टिफिकेट लिया है उसको रजिस्टर नहीं कराना, लेकिन अगर मैंने उस शेयर को, उस डिबेंचर सर्टिफिकेट को, कि भाई ये देख कितनी अच्छी कंपनी है, मेरे इसमें शेयर पड़े हैं, ये तो हमेशा राइज ही करेगी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना अमाउंट तो पड़ा है, इसके बेसिस पे मैंने तुमसे पैसे रहन में ले लिए, मॉर्टगेज करा दी, तो फिर तो मॉर्टगेज डीड रजिस्टर होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिबेंचर सर्टिफिकेट। ट्राइंग टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट स्टार्टिंग में मैंने बोला था एक मॉर्टगेज है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देके मॉर्टगेज है। बच्चे आपके जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, आर दीज कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर्टी? यस, दीज आर प्रॉपर्टी। अब आपने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया विच इज अ वेरी गुड कंपनी, लाइकवाइज यू हैव परचेज द शेयर्स ऑफ टाटा, टाटा कंपनी। अब उसके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, अब वो टाटा कंपनी है, अगर आपने उसके शेयर्स परचेज किए हैं तो उन केसेस के अंदर आपको क्या एग्जामिन करना है कि भाई ये टाटा का शेयर है, टाटा के शेयर के हिसाब से ये इतना तो है जो बनेगा ही बनेगा। तो मैंने उस बेसिस पे रोहित को बोला कि रोहित ये देखिए मेरे शेयर्स पड़े, इतनी वैल्यू के तो हैं, इतने के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे कम नहीं हो सकते, ज्यादा हो सकता है, इस बेसिस पे मुझे पैसों की जरूरत है, रोहित आज पैसे दे दो। इसने दे दी, मैंने मॉर्टगेज कराया इसके साथ, तो क्या वो मॉर्टगेज डीड रजिस्टर होगी? द आंसर इज यस, मॉर्टगेज डीड रजिस्टर होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिबेंचर, बट वेदर डिबेंचर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, द आंसर इज दिस आल्सो क्लियर? द सेकंड पार्ट जो एक्सेप्ट से शुरू हो रहा था, बताइए, पढ़ लो एक बार, फिर मुझे बताओ कि ये शुरू जो मैंने समझाया 1, 2 and 3 ऑफ सबसेक्शन 2 ये क्लियर हुए कि नहीं हुए? हो गया? और उत्सव, मोहम्मद एंड पूजा, ठीक है बच्चे, आज आई end this session here only because at 6 you have a Kanksha man's class, so ma'am will be dealing with IPC today, and tomorrow also we'll start around because I have classes back to back, so I may get late to start with 4:10, 4:15, usually we'll start with 4:10 or 4:15 and we'll end up at this time। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आराम से मुझसे जब मर्जी पूछ सकते हैं। By maximum by day after tomorrow your registration will be over, right? So see you tomorrow and your class will be at 6 I think, okay? Okay bacha, ending the session now।